प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है छात्र शिक्षण के लिए सुझाव। छात्र शिक्षण के लिए वो कौन कौन से सुझाव हैं। जब छात्र शिक्षण कराने के लिए जाता है, ये छात्र शिक्षण करता है, तो हमें पहले ही उनको कौन कौन से सुझाव दे देने चाहिए ताकि जब वो शिक्षण कराएं वो कोई गलती नहीं करें। क्योंकि प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम ये रहता है कि जब भी कोई विद्यार्थी प्रशिक्षण या अध्यापक का व्यवसाय चुनता है तो प्रशिक्षण के दौरान उसे विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। ऐसे ही छात्र शिक्षण जब पीपल टीचर होते हैं, उनको कई प्रकार से अध्यापकों के द्वारा, विद्वान साथियों के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा ऐसे सुझाव दिए जाते हैं ताकि जब शिक्षण अभ्यास के लिए वो जाए कोई गलती नहीं करें। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम को पूरा करें। तो मैं आज एक एक बिंदु को लेकर के उसमें आपको सुझावों को बताऊंगा। तो पहला बिंदु है शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी। शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी, जब छात्र शिक्षण के सुझावों की अगर हम बात करें, सजेशनों की बात करें, तो शिक्षण अभ्यास के पूर्व की तैयारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब छात्र शिक्षण के लिए जाता है, पढ़ाने के लिए जाता है, तो कई प्रकार से उसे पूर्व तैयारी की बातें हमें बतानी चाहिए। ये सुझाव देने चाहिए छात्र शिक्षण से पूर्व की तैयारी हम किस प्रकार से उनको बता सकते हैं, जिसमें हम उनके लिए बताते हैं जो प्रशिक्षण है उसके अंतर्गत उनको जोड़ें और उसमें ये बात बताएं कि शिक्षण अभ्यास से पूर्व उनको कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी तैयारी से हमें उनको रूबरू करना चाहिए, कौन सी तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तब ये पहले तो हम उसका शिक्षा का अर्थ बताएं। जिस व्यवसाय को आपने चुना है, जिस शिक्षा को आपने ग्रहण करने का आप जुड़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। शिक्षा से हम क्यों जुड़ना चाहते हैं, अध्यापक व्यवसाय से हम क्यों जुड़ना चाहते हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा और इससे जुड़ करके आप क्या करना चाहते हैं। तो शिक्षा का अर्थ बताएं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। जिस चीज को हम आपको बता रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो शिक्षा के पूरे निचोड़ को आपको बताने का उसका प्रयास किया जाना है। उसके पूर्व तैयारी में ये बात बता दें शिक्षा है क्या। शिक्षा बालकों का सर्वांगीण विकास करती है, शिक्षा एक अच्छे नागरिक बनाती है, अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाती है। ये सारी चीजें जो सामान्य बातें वो भी बताएं। और शिक्षा के अर्थ जो अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालना। हर बालक कोई ना कोई प्रतिभा हर बालक में छुपी हुई रहती है, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालना, उन बातों को बाहर निकालना ही शिक्षा का अर्थ है। इसलिए हम शिक्षा के बारे में उनको बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी वो करें। जिस पाठ को लेकर के, जिस चीज को लेकर के, जिस व्यवसाय को लेकर के, जिस अध्ययन को लेकर के वो जुड़ रहे हैं, उसका जानकारी तो हो, उसकी सामान्य जानकारी, उसके अर्थ को बारे में जाने। इसलिए शिक्षा के अर्थ की हम उसको बताने का प्रयास। लक्ष्य क्या और उद्देश्य, लक्ष्य व उद्देश्यों का ज्ञान भी हम कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या उद्देश्यों को लेकर के हम चल रहे हैं। अगर हमें शिक्षा प्राप्त कर ली तो हमें इससे क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है इससे। जब तक हम इनको प्राप्त नहीं करेंगे तब सफलता की ओर नहीं जाएंगे। इसी लक्ष्य व उद्देश्यों का ज्ञान भी हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं, ये जानकारी भी दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी में लक्ष्य और उद्देश्यों का ज्ञान भी देना अति आवश्यक। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार हम उद्देश्यों का ज्ञान देते हैं, कई प्रकार की जानकारी उनको देने का प्रयास करते हैं ताकि इन सारी चीजों से वो जुड़ सके। सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों की हम बात करते हैं, लक्ष्यों की बात करते हैं। तो शिक्षा हमारा इस प्रकार का कार्यक्रम है कि भावी जो अध्यापक है, पीपल टीचर है, छात्र शिक्षण है, उससे हम सामान्य जानकारी देते हुए शिक्षण अभ्यास से पूर्व उनको सारी चीजें बता दें ताकि जब अभ्यास में वो जाए तो उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसलिए ये कार्यक्रम हमारा जोड़ा जाता है शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी में कि उसके उद्देश्यों का ज्ञान भी हम उनको प्रदान करें। बाल मनोविज्ञान, क्योंकि जब शिक्षण अभ्यास के लिए वो जाएगा तो कई प्रकार से बालकों से उनका रूबरू होगा
और रूबरू होने पर उनकी रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता को देखना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो हमें सर्वप्रथम ये जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि बालक चाहता क्या है, बालक किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है, बालक किस प्रकार से अपने कक्षा कक्ष में बैठना चाहता है, बालक को हम किस प्रकार से पढ़ाएं। जब तक हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई भी ज्ञान उनको नहीं दे सकते। इसलिए इन सारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी हमें शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी में हमें जोड़ना चाहिए। जब तक हमें मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ भी बताने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि बाल मनोविज्ञान भी हमें सिलेबस में उनको बताना चाहिए, विषय वस्तु को समझाना होता है, उसका सैद्धांतिक ज्ञान देना होता है, उनका व्यावहारिक प्रयोग हमें करवाना होता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में उनको कई प्रकार के टेस्टों के द्वारा उनको समझाना होता है। ये सारी चीजें हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत भी ज्ञान हम उनको दे सकते, तो ये भी एक तैयारी के रूप में। अधिगम के सिद्धांत और सीखने के जो सिद्धांत हैं हमारे, कई प्रकार से हम जो सीखने के हमारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो अधिगम के द्वारा सीखते हैं। टीचर के द्वारा कहते हैं ना, पशुओं को भी सिखाया जा सकता है ट्रेनिंग के द्वारा। आपने देखा चिंपांजी का उदाहरण है, बिल्ली का उदाहरण है, चूहों का उदाहरण है। आपके लिए मनोविज्ञान में आपने कई प्रकार के बीएड में भी ये चीजें पढ़ी होगी, लेकिन एमएड में कई प्रकार से अधिगम के सिद्धांत आपने सुने होंगे। उन सिद्धांतों को हम देखें, प्रयास जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, सीखते हुए रहना चाहिए, तभी वो ऐसे अधिगम के सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए हमें शिक्षण अभ्यास के दौरान इन प्रयोगों को हमें बताना चाहिए, ताकि इनसे जुड़ करके वो अपने अधिगम के सिद्धांतों को जानकारी उनको मिल जाए, उनसे वो सीख जाए। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान भी हम कई प्रकार से देने का प्रयास करते हैं, जैसे रुचि का सिद्धांत, ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये ऐसे ज्ञान है जिनके बारे में हम बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं ताकि इनका प्रयोग वो कर सके, इनका सिद्धांतों का ध्यान वो रख सके और अपने शिक्षण अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों को वो दूर कर सके। ऐसी बातों को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, तो हमें शिक्षण से पूर्व की तैयारी में इनको भी जोड़ना चाहिए। सामान्य जानकारी, विधि और प्रविधि का ज्ञान भी हमें देना चाहिए, और विधि प्रविधि जो भी हम उसका उपयोग ले रहे हैं शिक्षण से अभ्यास के पूर्व, हमें विधि प्रविधियों का, विधि क्या है, प्रविधि क्या है, विधि में किस प्रकार से हम प्रयोग ले सकते हैं, कब किसका प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे, जैसे समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि, विभिन्न प्रकार की कहानी विधि, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किस प्रकार से करें, पाठ्यक्रम किस प्रकार से बच्चों को हम सिखाएं, पढ़ाएं, इनका उपयोग हम किस प्रकार से रह सकते हैं, रुचि पूर्वक हम छात्रों को किस प्रकार से शिक्षण करा सकते हैं। छोटे बालकों को, नन्हे बालकों को अगर विद्यार्थी पढ़ाने के लिए जाएगा तो रुचि पूर्वक पढ़ाने के लिए कहानी विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा करें। उच्च आयु वर्ग के वर्ग समस्या समाधान विधि का या प्रायोजना विधि का प्रयोग करें। ऐसे कई प्रकार की हम इसमें ले सकते हैं। तो विधि प्रविधि एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन अलग अलग है, लेकिन इनका भी जानकारी हमें छात्र अध्यापकों और छात्रों को देनी चाहिए, ताकि हमें शिक्षण अभ्यास के जो तैयारी है उससे पूर्व की जानकारी उनको मिल जाए और अपने कार्यक्रम को वो सफल कर सके। ऐसी जानकारी से भी हमें उनको जोड़ना चाहिए। प्रदर्शन पाठ, प्रदर्शन पाठ का भी जो कार्यक्रम है वो भी डेमोन्स्ट्रेशन लेसन या उनका पढ़ाई भी बात का पाठ है, उनको किस प्रकार से वो प्रदर्शन करें, ये भी बातें हमें शिक्षण से पूर्व उनको बता देनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन लेसन देना चाहिए, अध्यापकों को पहले खुद प्रदर्शन करना चाहिए, फिर छात्रों को ये बातें सिखानी चाहिए। तो ये भी एक प्रदर्शन पाठ के अंतर्गत भी हम इन सारी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए भी हमें कई ऐसे कार्यक्रमों के सुझाव देने होते हैं छात्र शिक्षण के अंतर्गत, ताकि इन सुझावों को मानते हुए वो टीचर के सुझावों को माने, सजेशनों को माने, उनका प्रयोग जब वो करें तो उनका ध्यान में रखें, ताकि वो कोई भी कठिनाई उनको नहीं आए। इन सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण, और छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए। उनके जो छात्र अध्यापक साथी है उनके द्वारा भी समय पर निरीक्षण करना चाहिए। जब वो पढ़ाने के लिए अगर जाएंगे तो उनका पहले से हमें निर्धारित कर लेते हैं
कि 2 छात्र इनका निरीक्षण करेंगे, 1 छात्र इनका निरीक्षण करेंगे, ताकि जो डेमोस्ट्रेशन लेसन या प्रदर्शन पाठ वो पढ़ा रहा है उनकी कमियां जो रह रही है उनको एक डायरी में वो नोट कर लेते हैं, ताकि अगला लेसन जब भी वो बनाते, प्रदर्शन जब भी कराते, उन कमियों को वो पढ़ें और कमियों को पढ़ने के बाद दूसरे लेसन में उन कमियों को दोहराए नहीं, उनको कमी को दूर करने का प्रयास करें। ये जब निरीक्षण के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए छात्र अध्यापक द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, ताकि उन निरीक्षण से उनको ये पता चल जाता है कि मेरी कमी कहाँ रही, उन कमियों को वो दूसरे पाठ योजना में दूर कर सकता है। तो ये पहले से ही हम इन सारी चीजों को बता देते हैं, शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी में इस प्रकार की बातों की चर्चा कर ली जाती है, ताकि विद्यार्थी कोई कमी ना छोड़े और अच्छी पाठ योजना बनाए, अच्छी तैयारी करके जाए, ताकि ऐसी जो स्कूल में जो विषय वस्तु से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित या शामपट से संबंधित या व्यवस्थाओं से संबंधित जो कमी रह जाती है, उन सब कमियों पर उनको विचार न करना पड़े, उनका जो है उनको दूर वो कर सके। तो ऐसे निरीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए। ये भी बात भी हमें शिक्षण अभ्यास के पूर्व की तैयारी के अंतर्गत हम उनको जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम। फिर आता सूक्ष्म पाठ। सूक्ष्म पाठ माइक्रो टीचिंग का पाठ जो होते हैं, सूक्ष्म पाठ जो हमारे, इनको भी हमें समय समय पर बालकों को पहले से इनका ज्ञान दे देना चाहिए, ताकि सूक्ष्म पाठ के अंतर्गत जब तक वो सीख जाए, एक एक कौशलों को जब तक वो नहीं सीखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा प्रयास ये रहता है, प्रशिक्षकों का प्रयास ये रहता है, ट्रेनिंग में जो भी ज्ञान देना होता है वो हमारा सूक्ष्म शिक्षण का होता है, कि वो एक एक कौशल को हमें समझाने का उनको प्रयास करें, ताकि वो समझ सके और समझने के बाद ये जानकारी उनको मिल सके कि हमें किस प्रकार से उनका जो प्रयोग है वो करना चाहिए। ऐसी पाठ्य योजना को हम किस प्रकार से तैयार करें और तैयार करने के बाद उनका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और पूर्ण पाठ्य योजना, छोटी पाठ्य योजना बनाई जाती है इसमें सूक्ष्म पाठ्य योजना में, और सूक्ष्म पाठ्य योजना में छोटी पाठ्य योजना में 5 से 10 विद्यार्थी या 5 से 10 मिनट के समय के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है, जबकि पूर्ण पाठ्य योजना होती है वो ज़्यादा समय के लिए या 3 शिक्षण बिंदु या 2 शिक्षण बिंदु पर बनाई जाती है, संपूर्णता लिए हुई होती है। उसमें विधि प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, छात्र अध्यापक का कथन का प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित की जाती है, विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है। जो भी हमारी पाठ्य योजना बनाने का तरीका है वो हम इसको पहले से अवगत करा देते हैं, किस प्रकार से हमें शिक्षण उद्देश्य को लेना चाहिए और किस प्रकार व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहिए, सहायक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है, विधि प्रविधि कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है ना, किस प्रकार हम प्रस्तावना प्रश्न को बनाएं, उद्देश्य कथन हमारा क्या होना चाहिए, कौन से शिक्षण बिंदु पर विकासात्मक प्रश्न बनाएं, कितने शिक्षण बिंदु ले रहे, 1 ले रहे, 2 ले रहे, 3 ले रहे, पहला ले रहे तो उसमें विकासात्मक प्रश्न बनाएं। विकासात्मक प्रश्न के बाद विकासात्मक प्रश्न में छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगी, छात्र उसका उत्तर देंगे, फिर विधि प्रविधि या कोई जो है उसका जो कठिन जो प्रश्न है उनको हम शामपट पर लिखने, शामपट कार्य में हम उसको लिखेंगे, जो भी ये कार्यक्रम है उनको करेंगे। फिर जिसके बाद छात्र अध्यापक का कथन वो कहेगी, जिसके बाद छात्र अध्यापक कथन प्रदर्शन पाठ के अंतर्गत सहायक सामग्री लाए हो तो उसका प्रदर्शन वो करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था उनके अंदर की जाए। फिर बोध प्रश्न उसके अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम जो है एक एक बिंदु के हिसाब से चलते रहते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। जो संपूर्ण पाठ्य योजना जब संपन्न हो जाती है, 2-3 शिक्षण में जब मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो पूर्ण पाठ्य योजना है उसका निर्माण पर चर्चा पहले ही कर ली जाती है, और करने के पश्चात छात्र अध्यापक को कोई कठिनाई नहीं आए, इससे पूर्व भी हम सारी चर्चाओं पर इस पर प्रकाश डाल देते हैं, ताकि अध्यापक छात्र अध्यापक या छात्र शिक्षण में इन सारी चीज़ों पर वो जानकारी मिलते हुए उनको सीख सके और अपनी पाठ की तैयारी पूर्ण रूप से कर सके। ऐसे शिक्षण अभ्यास के पूर्व की तैयारी में हम इन विद्यालय में वास्तविक शिक्षण की बातों को या पाठ्य योजना की बातों को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उनका निर्माण कर सके, उन पर कई बातों पर प्रकाश हम उनको डाल सके और उनको वो सीख सके। इसलिए ये सारी चीज़ें उनको बताई। कौशलों का ज्ञान,
और कौशलों का ज्ञान भी हम समय समय पर उनको देते रहते हैं या बताते रहनी चाहिए। इसलिए शिक्षण अभ्यास से पूर्व की तैयारी हमें कौशलों के ज्ञान के आधार पर भी उनको बताएं, पहले ही बता दें हमें कौन कौन से कौशलों को प्राप्त करना है, सीखना है, और सीखने के पश्चात हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें जब तक नहीं मिलेगी तब तक इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें छात्र शिक्षण के सुझावों को हम अगर गुरु के सुझावों को माने तो ऐसे सुझाव हमें देने चाहिए, सजेशन देने चाहिए, ताकि छात्रों को कोई भी कठिनाई शिक्षण के दौरान नहीं आए। ये पहले से ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसे सजेशन, ऐसे सुझाव हमें विद्यार्थी को, छात्रों को दे देनी चाहिए, प्रशिक्षणार्थी को दे देनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षण जो प्राप्त करे, अध्यापन का व्यवसाय जो चुन रहे या चुन लिया है उन्होंने और प्रशिक्षण प्राप्त करे, उनको ये संपूर्ण जानकारी पहले से उपलब्ध करा देनी चाहिए, ताकि उनको कोई भी शिक्षण के दौरान परेशानी नहीं है। इसीलिए इन सारी चीजों की बातें हम पहले से बता। वास्तविक शिक्षण, दूसरा है वास्तविक शिक्षण। वास्तविक शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो कई प्रकार की दो प्रकार की बातें हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को हम वास्तविक शिक्षण के आधार पर जोड़ सकते हैं। जब हम वास्तविक शिक्षण कराने के लिए हम जाते हैं तो कई प्रकार से हम सूक्ष्म शिक्षण पाठों को पहले से जो हमने पढ़ लिया, पहले से हमने एक एक कौशलों के आधार पर जो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत 5-10 विद्यार्थियों में या 5-10 मिनट के अंतर्गत जो पाठ्य योजना बनाई है, एक एक कौशलों को बार बार अभ्यास हमने किया है, बार बार अभ्यास करने के बाद हमने कुछ सीखा है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जो माइक्रो टीचिंग हमने जानी है, उसके अंतर्गत ही हमें वास्तविक शिक्षण से हम जुड़ सकते हैं और विद्यालय में वास्तविक शिक्षण हम करा सकते हैं। जब तक ये जानकारी हमें नहीं होगी, इन कठिनाइयों से, इन बातों से ही हम हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसी जो पाठ्य योजना, लघु पाठ्य योजना, छोटी पाठ्य योजना जब तक हम नहीं बनाएंगे, वह पाठ्य योजना बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम लघु पाठ्य योजना बनाएं, फिर बड़ी पाठ्य योजना बनाने के लिए हम सक्षम हों। इसलिए हमें सूक्ष्म शिक्षण में, विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के लिए भी ये कार्यक्रम हमें अपनाने चाहिए। तो विद्यालय में जब भी हम जाएं, वास्तविक शिक्षण कराने का हम प्रयास करें। वास्तविक शिक्षण पूरी मैं आपने बताया कि शिक्षण बिंदु के आधार पर हम पूरी पाठ्य योजना तैयार करके ले जाएं, डेली लेसन प्लानिंग हम बना करके ले जाएं, एक एक प्रशिक्षणार्थी अपने पाठ का प्रयोग वहाँ पर करें, प्रदर्शन करें, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करें और संपूर्ण पाठ को वो पढ़ाएं। ये वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत आता है। वास्तविक शिक्षण जब तक वो नहीं जानेगा तब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमें शिक्षण अभ्यास से पूर्व या शिक्षण अभ्यास के वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण और विद्यालय में वास्तविक शिक्षण में किस प्रकार से अंतर हमें दिखाई देता है, कि वास्तविक शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में क्या अंतर है। पहले हम सूक्ष्म शिक्षण में छोटी पाठ्य योजना बनाते हैं, वास्तविक शिक्षण में बड़ी पाठ्य योजना बनाते हैं। हम 3 शिक्षण बिंदु इस वास्तविक शिक्षण में लेते हैं, जबकि इसमें एक छोटा सा जो है हमारे एक कौशल को लेकर के हम पाठ्य योजना बनाते हैं। तो ये कई प्रकार की बातें हैं। हम छात्रों को जब तक इन चीज़ों को नहीं बताएंगे तब तक बालक इन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए पहले से हमें सारी चीज़ों से इनके सुझाव दे देने चाहिए, सजेशन दे देने चाहिए, ताकि बालक इनसे जुड़ सके और जुड़ने के पश्चात वो सारी कमियों को, वो अपनियों को दूर कर सके। ऐसे शिक्षण के बारे में भी हमें समय समय पर बताते रहना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण ऐसा कार्यक्रम होता है जो कि हम कई प्रकार के ऐसी पाठ्य योजना, ऐसी कौशलों को लेकर के एक एक लेते हैं। प्रस्तावना कौशल, शामपट कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऐसे कौशलों को लेकर के एक एक सूक्ष्म पाठ्य योजना हम बनाते हैं। कम समय के लिए, कम विद्यार्थियों में संपन्न की जाने वाली क्रिया को ही हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ये छोटी पाठ्य योजना के अंतर्गत, कम विद्यार्थियों के अंतर्गत, कम समय के अंतर्गत जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, वो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत माना जाता है। इसीलिए हमें इस कार्यक्रमों को, विद्यार्थियों को वास्तविक शिक्षण से जोड़ने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम हमें अपनाना चाहिए, तभी हम विद्यालय में वास्तविक शिक्षण कराने में सक्षम हो सकते हैं। ये सारी बातें हमें विद्यार्थियों को बता देनी चाहिए, ताकि छात्र शिक्षण के दौरान उनको ये सारा लाभ मिल सके, उनके सुझावों के अंतर्गत उन सारी चीज़ों से वो जुड़ सके। अगला है वास्तविक शिक्षण के बाद अनुवर्ती अध्ययन।
वास्तविक शिक्षण के बाद अनुवर्ती अध्ययन का भी ज्ञान हमें छात्र शिक्षण के सुझावों के अंतर्गत हमें देना चाहिए, जिसमें है व्यक्ति इतिहास। व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करनी चाहिए, व्यक्ति के बारे में उसको केस स्टडी करनी चाहिए कि बालकों की केस स्टडी करें, व्यक्ति के बारे में केस स्टडी करें, तो व्यक्ति इतिहास के बारे में उसको सामान्य जानकारी होती है। सहायक सामग्री का निर्माण, सहायक सामग्री के निर्माण की भी चर्चा हमें समय समय पर किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार बनानी चाहिए, किस प्रकार डेमोन्स्ट्रेशन सहायक सामग्री का दे, ये भी उनको आना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, और क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है जो तुरंत समस्या आ जाती है उसका हम किस प्रकार से अनुसंधान कर सके, समाधान कर सके, ये क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं। इसलिए इनको भी एक अध्यापक को जानना, छात्रों को ये सारी चीजें बताना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो छात्र शिक्षण के सुझावों में भी हमें क्रियात्मक एक्शन रिसर्च के बारे में भी हमें बताना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान, और छात्र अध्यापक को उचित मार्गदर्शन भी हमें समय समय पर देते रहना चाहिए। छात्र अध्यापक जो भावी टीचर हैं या प्रशिक्षणार्थी हैं उनको भी हमें उचित मार्गदर्शन भी समय पर हमें देने चाहिए। तो छात्र शिक्षण के लिए आज मैंने जो आपको शिक्षण के दौरान जो आने वाली कठिनाइयां हैं, जो आपने अध्यापक का व्यवसाय चुना है और चुनने के बाद आप जब शिक्षण के लिए अब जाएंगे तो इससे पूर्व हमें संपूर्ण तैयारी के लिए हमें सुझाव दे देने चाहिए, ताकि हमें ऐसे अभ्यास के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसे कार्यक्रम को संपन्न करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और आपको मैंने एक एक बिंदु को समझाने का बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।